नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से सूर्य से ताप हमें प्राप्त होता है और कितना होता है। आज हम देखते हैं इस सौर जो ताप है, सूर्य तप है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर किसी क्षेत्र में कम तापमान प्राप्त होता है और किसी क्षेत्र में अधिक तापमान प्राप्त होता है। उसको कई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। उन्हीं कारकों का अध्ययन करेंगे हम कि कौन कौन से कारक हैं जो तापमान को प्रभावित कर रहे हैं। पहला कारक लेते हैं हम अक्षांश। कौन सा कारक लेंगे? अक्षांश। अक्षांश है वो सौर ताप को या सूर्य तप को प्रभावित करता है। जैसे देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं, विकिरण है, वो सीधी गिरती है। ठीक है, जो हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे, दोनों छोरों में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों छोरों में जाते हैं, तो दोनों छोरों में सूर्य की विकिरण का जो कोण है वो कम होता जाता है, यानी कि नति कोण कम होता जाता है और सूर्य की जो विकिरणें हैं वो काफी तिरछी हो जाती है। तिरछी होने की वजह से ज्यादा एरिया सरफेस घेरती है, जिसकी वजह से तापमान कम प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम अक्षांश में देखें तो भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान ज्यादा प्राप्त होगा, यानी किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, सूर्य तप में कमी आती जाएगी, लेकिन भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे ज्यादा तापमान पाया जाएगा। यदि आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि पृथ्वी के ऊपर कौन से अक्षांश पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, तो वो भूमध्य रेखा उत्तर नहीं आएगा, यानी 0 डिग्री अक्षांश नहीं आएगा। उसका उत्तर आएगा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना आएगा? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो इससे ही निष्कर्ष होता है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं हम, तापमान को कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है। तो दूसरी चीज है उत्तुंगता या ऊंचाई। उत्तुंगता या ऊंचाई यानी कि स्थल से, स्थलीय भाग से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ चलते हैं, यानी ऊपर बढ़ते हैं, तो तापमान कम होता जाता है। यह आपको पहले भी बता दिया। अर्थात हम यदि 1000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर? 1000 मीटर पर, तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कि क्या हो जाता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अर्थात दूसरा तरीका देखें, यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी पर? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। जैसे हम 165 मीटर के ऊपर जाएंगे तो कितना तापमान कम हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। किस प्रकार से होता है ये? देखिए, आपसे प्रश्न किया जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान कहां पाया जाएगा? ऊंचाई के आधार पर। तो ऊंचाई के आधार पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है समुद्र तल पर। कहां पर पाया जाता है? समुद्र तल पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यानी कि स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग से जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। अब देखिए, वायुमंडल किससे गर्म हो रहा था? सूर्य तप से तो बहुत कम हो रहा था, यानी सूर्य तप से तो केवल कितना ले रहा था? 14%। लेकिन पार्थिव विकिरण से सर्वाधिक तापमान मिलता है वायुमंडल को। तो वायुमंडल की जो निचली परतें हैं, जो स्थलीय भाग के संपर्क में है, सबसे पहले ये स्थलीय भाग से संपर्क वाली जो परतें हैं वो गर्म होंगी, उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली परतें गर्म होती जाएंगी। यानी कि किससे गर्म हो रही है? ये संवहनीय ऊष्मा के द्वारा, संवहनीय ऊष्मा के द्वारा। तो जैसे जैसे अब नीचे वाली परत तो ज्यादा गर्म होगी, लेकिन
ऊपर वाली कम होगी, उससे ऊपर वाली और भी कम होगी। अर्थात हमें यह प्रतीत हो रहा है कि ऊंचाई के साथ में तापमान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसी तापमान में कमी आने को तापमान की ह्रास दर कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमान की ह्रास दर। जो तापमान में कमी आ रही है उसको क्या कहेंगे, तापमान की ह्रास दर कहेंगे। अगला कारक देखते हैं हम, समुद्र से दूरी, कि प्रत्येक स्थान समुद्र से कितना दूर है, नजदीक है या दूर है। तो यदि नजदीक रहेगा तो तापमान उसको समान प्राप्त होगा, यदि दूर रहेगा तो तापमान या तो अधिक प्राप्त होता है या बहुत ही कम प्राप्त होता है। लेकिन समुद्र तट के पास वाले जो स्थानों का तापमान होता है वो बिल्कुल समान होता है। दिन का तापमान भी उतना ही रहता है, रात का भी उतना ही रहता है। अर्थात ना तो तापमान अधिक होता है और ना ही तापमान कम होता है। यह कारण है समुद्री समीर का। किसका कारण है, समुद्री समीर। समुद्री समीर वे है जो, एक तो होती है स्थलीय समीर और दूसरी होती है समुद्रीय समीर। यानी कि समुद्रीय समीर तो होगी जो समुद्र से स्थल की तरफ आ रही है, समुद्र से स्थल की तरफ आने वाली। अर्थात यह मान लीजिए समुद्री भाग है, ठीक है, और यह क्या है, स्थलीय भाग। जो समुद्र से स्थल की ओर आने वाली पवनें हैं उनको तो कहते हैं समुद्री समीर, और जो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं उनको कहते हैं स्थलीय समीर। स्थलीय समीर। देखिए दोनों चीज समझिए, जो समुद्री भाग है ये धीरे धीरे तो क्या होता है, गर्म, और धीरे धीरे ही क्या होता है, ठंडा। यानी समुद्री भाग धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ही क्या होगा, ठंडा। लेकिन जो स्थलीय भाग है ये जल्दी तो क्या हो जाता है, गर्म, और जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा। ठीक है। अब जब रात को तो क्या होता है, स्थलीय समीर चलती है। रात को क्या चलती है, स्थलीय समीर, और दिन के समय चलती है समुद्री समीर। जब स्थलीय भाग दिन के समय गर्म हो जाता है तो समुद्र से आने वाली जो समीर है वो स्थलीय भाग को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। ठीक है। अब ये शाम तक ठंडा हो जाएगा। ठीक है। अब शाम के बाद में कौन सी समीर चलना प्रारंभ कर देगी, स्थलीय समीर। तो स्थलीय समीर थोड़ी क्या होती है, गर्म होती है। तो इस ठंडे स्थलीय भाग को, यानी कि दूसरे स्थलीय भाग से समुद्र की ओर चलेगी, तो दूसरे भाग से क्या हो रही है, ये गर्म आ रही है, तो इस भाग को थोड़ा क्या कर देगी, गर्म कर देगी, यानी ज्यादा ठंडा नहीं होने देगी। इसलिए समुद्र तट के पास वाले जो स्थान हैं वो ना तो ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज्यादा ठंडे होते हैं। यानी कि वहां पर की जो जलवायु है वो कैसी होगी, सम जलवायु होगी, तापमान समान पाया जाएगा। लेकिन वही दूसरे छोर पर बात करें हम कि मान लीजिए समुद्र तट से काफी दूर स्थान है एक, इसका समुद्र से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अर्थात दूर वाला भाग है तो ये यदि समतल भाग है और निम्न अक्षांशों में है तो यहां पर तापमान अधिक प्राप्त होगा, और यदि मान लीजिए ये उच्च अक्षांश में है, ठीक है, और ऊंचाई वाले स्थान है तो यहां पर तापमान कम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से क्या प्रभावित कर रहा है, समुद्र से दूरी सूर्य तप को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तीसरा, वायु सहित या वायु राशि या महासागरीय धाराएं। देखिए जो महासागरीय धाराएं हैं ये भी तापमान को या सूर्य तप को प्रभावित करती हैं, पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करती हैं। एक स्थान जहां पर तटीय भाग है, समुद्री तटीय भाग है, यहां पर मान लीजिए एक गर्म महासागरीय धारा प्रभावित हो रही है, ठीक है, और दूसरा स्थान जहां पर
ठंडी महासागरीय धारा प्रवाहित हो रही है। जिस तटीय क्षेत्र से गर्म महासागरीय धारा प्रवाहित हो रही है वो इस स्थलीय भाग को क्या कर देगी, गर्म कर देगी, अर्थात तापमान ज्यादा प्राप्त करेगी। और जहां पर ठंडी प्रवाहित हो रही है महासागरीय धारा, वो इस स्थलीय भाग के तापमान को क्या कर देगी, कम कर देगी। अर्थात यहां पर तो कम तापमान प्राप्त होगा और यहां पर अधिक तापमान प्राप्त होगा। अब ये शुरू करो। अब देखिए, ये इसका तो हमने अध्ययन कर लिया कि तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे थे। अब हम देखते हैं, एक चीज देखिए आपने, यानी कि ऊंचाई के साथ में क्या होता है, तापमान में कमी आती है। लेकिन मान लीजिए तापमान में वृद्धि हो जाए, तापमान में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसको कहते हैं हम तापमान का व्युत्क्रमण। क्या कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण। हमने ये देखा कि ये जो स्थलीय भाग था, इस स्थलीय भाग से हम ऊंचाई की तरफ जा रहे थे तो तापमान में क्या हो रही थी, कमी। अब मान लीजिए जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएं और तापमान में क्या हो, वृद्धि हो, तापमान में क्या हो, वृद्धि। यदि तापमान में वृद्धि होती है ऊंचाई के साथ में तो उसको कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। क्या कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण। ये जो तापमान का व्युत्क्रमण है ये ज्यादातर शीत ऋतु में पाया जाता है। शीत ऋतु में तापमान का व्युत्क्रमण काफी बार महसूस किया जाता है। अर्थात कि जो शीत ऋतु में क्या होगा कि यदि रातें लंबी हो, शांत हवा हो और आसमान बादलों से रहित हो, यानी कि बादल ना हो, तो उस समय शीत ऋतु में कोहरा पड़ता है। क्या पड़ता है, कोहरा। वायु भारी हो गई, वायु भारी होने के कारण क्या आ जाएगी, नीचे। क्या हो जाएगा, नीचे। जो वायु भारी है, ठंडी वायु क्या होती है, भारी, और गर्म वायु क्या होती है, हल्की। जो ठंडी वायु थी वो भारी होने की वजह से कहां आ गई, नीचे, स्थल के पास में आ गई। ठीक है, और कोहरा छाने लग गया तो यहां का तापमान तो क्या हो जाएगा, कम। लेकिन जो स्थल भाग के समीप गर्म वायु थी वो गर्म वायु क्या हो गई, हल्की। गर्म वायु क्या हो गई, हल्की। अब हल्की होने के बाद में, रोकना, तो यहां पर गर्म वायु क्या होगी, गर्म वायु हल्की होती है और ठंडी वायु भारी होती है। तो ठंडी वायु तो क्या आ गई, नीचे, और गर्म वायु क्या हो गई, ऊपर चली गई। अब गर्म वायु यदि ऊपर चली गई है तो यहां का तापमान तो कम पाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे यदि हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो यहां का तापमान अधिक हो जाएगा। इसी को कहेंगे तापमान का व्युत्क्रमण। दूसरी चीज, ये जो तापमान का व्युत्क्रमण है ये पर्वतीय क्षेत्रों में जो घाटियां पाई जाती हैं उन घाटियों में भी देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए ये एक पर्वत घाटी है, ठीक है, यहां पर ये पर्वत घाटी है। ऊपर जो वायु रहेगी वो कैसी है, भारी वायु है, ठीक है, और कैसी है, ठंडी वायु है। ठीक है, ठंडी होने के कारण ये भारी है। नीचे क्या है, गर्म वायु है। ठीक है, यहां पर गर्म वायु होने की वजह से रात के समय में ये भारी वायु नीचे की ओर आएगी और नीचे जो गर्म वायु थी ये ऊपर की ओर जाएगी। अर्थात हमें यहां देखने को मिलेगा कि यहां का तापमान तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऊपर का तापमान क्या हो जाएगा, अधिक पाया जाएगा। इसीलिए जो पर्वत घाटियां हैं उन घाटियों में जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो पर्यटक स्थल ऊंचाई के ऊपर पाए जाते हैं। कहां पर पाए, घाटी के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, निचले हिस्से में नहीं पाए जाते। पहले क्या था कि जो उद्यान कृषि थी, जैसे कई फलों के वृक्ष थे, चाय थी, कॉफी थी,
ये ज्यादातर निचली वाली घाटियों में बोए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर इनको काफी नुकसान होने की वजह से ये घाटी के ऊपरी वाले भागों में बोए जाते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम? तापमान का व्युत्क्रम। अर्थात धरातल के समीप तापमान का अधिक पाया जाना और ऊंचाई के साथ तापमान धरातल के समीप तापमान कम पाया जाना, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होना तापमान का व्युत्क्रमण कहलाएगा। ठीक है।